अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत, घर रहिए महफूज रहिए में मैं हूँ समीना राना और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार। इम्तियाज़ साहब कैसे हैं आप? जी बस खैरियत से ठीक हैं? ठाक। आप खैरियत इम्तियाज़ से साहब हैं? बिल्कुल अल्लाह अल्लाह का शुक्र। इस ट्रांसमिशन का आगाज़ अगर आज हम एक अच्छी खबर से कर लें, अपने जो कि हम पहले भी अपने नाज़रीन को बता चुके हैं कि आज से मुल्क भर में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का जो है वो फ़िज़ाई ऑपरेशन जो जुज़वी तौर पर बहाल किया गया है। कुछ परवाज़ें हैं जो कि कुछ शहरों में चलाई जाएंगी। तो आज पीआईए की जो पहली परवाज़ है वो कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई और लाहौर से कराची वापस जो है अब 4 बजे इसका जो था वो टाइम तय था, रखा गया था और मज़ीद परवाज़ों का शेड्यूल भी तरतीब दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि मरहलावार जो लॉकडाउन में नरमी का सिलसिला है मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो जारी है। आइंदा पीर से जो ऑटो सेक्टर है उसमें भी नरमी कर दी जाएगी, उसको भी खोल दिया जाएगा। इसी तरह से साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जहां लॉकडाउन में नरमी आ रही है वहीं लोगों की तरफ से कुछ बद एहतियातियां भी देखने में आ रही हैं। खासतौर पर मार्केट्स का जिक्र हम करेंगे। इम्तियाज साहब, आपने जिस तरह से हमें मालूम है कि ईद उल फितर जब भी आती है या ईद उल अजहा या कोई ऐसे मौके होते हैं तो मार्केट्स में रश बढ़ जाता है, लेकिन हम बारहा इस ट्रांसमिशन के जरिए इस पैगाम को आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी का मतलब हरगिज ये नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो गया है या इस वबा का खात्मा हो गया है, बल्कि नरमी का मकसद ये है कि आवाम को जो मुश्किलात दरपेश थी लॉकडाउन के बायस उसमें कुछ नरमी की जाए, कुछ जो मामूलात ज़िंदगी है उनको नॉर्मल किया जाए, लेकिन एहतियात का जो एलिमेंट है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर बद एहतियाती की गई तो खुदा न खास्ता ये भी कहा जाता है कि ईद उल फितर जो खुशी का मौका है वो इतने ज़्यादा केसेस हो जाएं कि वो खुशी का मौका ना रहे। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन ये सब आवाम के अपने इख्तियार में है। जी बिलाशुबा उसमें जब पाबंदियाँ ख़त्म हुई तो लोग ऐसे जौक दर जौक मार्केट में निकले जैसे मुफ्त में उनको कोई राशन मिल रहा है, बिल्कुल। मुफ्त में कपड़े मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रहे कि पाबंदियाँ ख़त्म हो, दुकानों में जाएं। छुप छुपा के भी दुकानदार अपना कारोबार तो कर रहे थे, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में बड़ी इंतहाई भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है बिल्कुल। कि अगरचे हमारे यहाँ केसेस अभी तक बहुत कम रहे हैं दूसरे ममालिक की निस्बत, लेकिन इन्हें केस के कम रहने में ही हमारी आफ़ियत है, क्योंकि हमारा मेडिकल निज़ाम, हमारे सरकारी हस्पताल वो इस कैपेसिटी नहीं रखते हैं एक बड़े पैमाने पे वबा फूटने की सूरत में। तो अच्छा है अगर आप एहतियात करेंगे तो आपकी अपनी ही उसमें आफ़ियत है, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और इसमें मेरा ख़्याल है समीना एक जो बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है वो ख़ुद दुकानदारों पे भी है बिल्कुल कि बिल्कुल, नो डाउट। हर मार्केट की अपनी एक कमेटी होती है, दुकानदार एसोसिएशन जो है उनको भी चाहिए कि कुछ रज़ाकार फ़ोर्स बनाएं ताकि जो लोग जौक दर जौक आते हैं उनको रोका जा सके, बाकायदा कतारें लगवा सकें और बारी सबकी आ जाएगी। मतलब कोई भी बग़ैर सौदे के मेरा ख़्याल है वापस नहीं जाएगा, बहुत वक्त होता है अवेलेबल। तो उसमें कोशिश करनी चाहिए ख़ुद दुकानदारों को भी कि एक डिसिप्लिन कायम करें, ग्राहकों में भी और अपने दरमियान में भी। और मेरा ख़्याल है इसी में हुकूमत को भी सहारा मिलेगा इससे, वो हमारा जो मेडिकल निज़ाम है वो प्रेशर में नहीं आएगा, जबकि ख़ुद दुकानदारों का और आवाम का, ग्राहकों का भला भी इसी में है कि बिल्कुल बिल्कुल जी इम्तियाज़ साहब, बड़ी आपने अच्छे से ये सारी सिचुएशन जो है वो बताई है। ख़ासतौर पर एक बात यहाँ पर एक बड़ा अहम नुक्ता ये भी है कि जिस तरह से लोग बड़ी तादाद में मार्केट्स का रुख कर रहे हैं, तो हम भी यही गुजारिश करेंगे कि आप सिर्फ वो चीज़ें ख़रीदने के लिए मार्केटों का रुख करें जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। बिला वजह स्टॉक करने की जो सूरत है कि लोगों के दिलों में ये भी जी एक खौफ है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं लॉकडाउन फिर से हो गया, हमें चीज़ें नहीं मिली तो क्या होगा। अगर आप इतना रश करेंगे तो ये आपकी अपनी सेहत के लिए ख़तरनाक है। बिलाशुबा इम्तियाज़ इसमें साहब। इब्तदाई तौर पे बहुत एक गैर यकीनी सूरत हाल बिल्कुल। पैदा हुई थी जिसकी वजह से लोगों ने घरों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी शुरू कर दी थी, जो कि कोई अच्छा रुझान नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह हमारे मुल्क में खाने पीने की अशिया बड़ी वाफर मकदार में मौजूद हैं। इसी सूरत हाल पे गौर करने के लिए गुज़श्ता दिनों कौमी असम्बली का इजलास भी बुलाया गया था। उसका बुनियादी मकसद ही यही था कि कोरोना से जो बहरान पैदा हुआ है इस सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। बदकिस्मती से वहाँ 2-3 दिन जो इजलास हुआ शोर शराबा काफ़ी होता रहा, बाहमी इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहीं, जिसके बायस कोई मुश्तरका हिकमत अमली लाए अमल सामने नहीं आ सका है। इसी हवाले से हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं जनाब बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज साहब, उनसे हमने रब्ता किया और उनसे हम ये पूछना चाह रहे थे कि
क्या जो 2-3 दिन इजलास जारी रहा वो अपने मकासद हासिल करने में क्यों कामयाब नहीं हो सका? बहुत शुक्रिया इफ्तियार साहब। जो बुनियादी मसला था वो हमारी नज़र में ये था कि इजलास बुलाने का मकसद ये था कि जो पार्लियामेंट की ओवरसाइट है उसको बहाल किया जाए और कोरोना से मुतल्लिका जहां पर भी पार्लियामेंट या पार्लियामेंट के नीचे कायम हो जाने वाली कमेटियां उनको फाल बनाया जाए और उसके जरिए जहां जहां पर आपस में इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है उन कमेटियों के जरिए इत्तेफाक राय भी पैदा किया जाए और उन कमेटियों की कार्रवाइयों में जब पाकिस्तान को के मीडिया को बैठने का मौका मिलेगा, बिकॉज जितनी भी कमेटीज की मीटिंग्स होती हैं उसके बीच में मीडिया के जितने भी लोग हैं नुमाइंदे वो मौजूद होते हैं तमाम अखबारात के तमाम चैनल पे, तो वो रिपोर्ट भी करते, हुकूमती कारकर्दगी भी सामने आ जाती और अपोजिशन की तरफ से उठाए जाने वाले जो सवालात हैं वो भी सामने आ जाते और अवाम के सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाती कि हुकूमत किस तरह काम कर रही है और हुकूमत की जो की जाने वाली गलतियां जो खामियां उनको अपोजिशन ठीक तरह से उनको हाईलाइट कर रही है, जो कि अपोजिशन का एक आईनी किरदार है, जो कि पार्लियामेंट का एक रोल है इस सारे सिस्टम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। कोई भी मिनिस्टर साहबान देखें, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इज नॉट पार्लियामेंट। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है जिसमें हुकूमती वज़रा बैठते हैं। इसी तरह से नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो है गालिबन इस तरह उसका नाम है, वो अथॉरिटी भी जो है दैट इज नॉट पार्लियामेंट, दैट इज अगेन एन एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसके बीच में आप मीडिया के लोग नहीं बैठे होते, जिसके बीच में आप पूरी उस तरह से आपको एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं होती, ना ही पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन होती कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बेहतर तरीका ये था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये सब जो 3-4 कमेटियां हैं, जिस तरह मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी की कमेटी है, पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन है, फूड क्राइसिस है, वीट प्रोक्योरमेंट की जा रही है, गंदम की शॉर्टेज हो रही है, आटे की शॉर्टेज हो रही है, तो उससे मुतल्लिका एक आर्टिफिशियल क्राइसिस भी क्रिएट किया जा रहा है। बीच में ब्लैक मार्केटर्स जो हैं वो भी बड़े सरगर्म हुए हुए, तो वो एक कमेटी बैठती है, वो फूड से रिलेटेड चीज़ों की डेली बेसिस के ऊपर तमाम सूबों के साथ मिलके, चाहे उस कमेटी के बीच में सूबाई गुजरा को भी ऑनलाइन दावत दे दी जाती है और वो बैठ के फूड से रिलेटेड डेली बेसिस के ऊपर एक रिपोर्ट देते पार्लियामेंट की कमेटी को। बिलाशुबा अपोजिशन की तरफ से काफ़ी एतराज़ात भी किए गए और एक बहुत बड़ा गिला शिकवा जो था वो ये था कि हुकूमत के पास कोई तयशुदा वाज़ेह हिकमत अमली नहीं है कोरोना के बहरान से निमटने के लिए। तो आप समझते हैं कि क्या जो अपोजिशन जमातें हैं, बड़ी 2 जमातें हैं, वो भी नाकाम रहीं कोई मुतबादिल ब्लूप्रिंट देने में, कोई मैकेनिज्म देने में जिस पे हुकूमत शायद गौर कर लेती? देखिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमने जो ये इजलास था, हमने ये कहा था इस इजलास को चलाएं, क्योंकि देखिए अभी पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर्स हैं सिर्फ वो ही बोल पाए और तमाम सियासी जमातों के बाकी एमएनए ने अपनी तजावीज़ तैयार की हुई थी। मुझे भी तकरीर करने का मौका नहीं मिला, मैंने भी पार्लियामेंट्री लीडर से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन स्पीकर साहब ने जुम्मे से पहले इजलास खत्म कर दिया और हमने यही डिसाइड किया था, हमारी पार्लियामेंट्री मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हम अपनी सारे एमएनए जब अपनी कंक्लूड कर लेंगे, जिस तरह हमारी आयशा गौस बादशाह जो हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, पहले साबका पंजाब की वज़ीर फाइनेंस रह चुकी हैं, उन्होंने अपनी तजावीज़ तैयार की थी और तकरीर कर दी, लेकिन उनको तकरीर करने का मौका नहीं दिया। हमने ये चाहा था कि हम स्पीकर से रिक्वेस्ट की थी कि इस इजलास को 1 हफ्ता और आगे ले और उसके बीच में जब सारे लोग अपनी तजावीज़, जिस तरह बजट के ऊपर होता है, क्योंकि ये भी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो बजट के ऊपर इस तरह पहले सारी तजावीज़ आ जाती हैं और हम फिर इन राइटिंग आपको जमा करा देते और आप उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक कंक्लूडिंग स्पीच चाहे असद उमर साहब दे देते गवर्नमेंट की तरफ से कि कौन सी हमारी तजावीज़ मानेगी और कौन सी नहीं मानेगी। लेकिन इस इजलास को इस तरह रैप अप करना मैं समझता हूँ बस ये था कि एक किस्म की कागजी कार्रवाई पूरी की गई है, पाकिस्तान के कौमी सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया है और हुकूमत ने कोई इसमें दिलचस्पी नहीं ली, सिर्फ एक कार्रवाई पूरी की गई कि हमने इजलास बुला लिया असेंबली का ताकि लोग खामोश हो जाएं,
लेकिन मैं समझता हूँ कि ये तो टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया हुआ है, इससे कोई मुफीद चीज सामने नहीं आ सकी, क्योंकि हुकूमत ने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की कि वो बैठ के एक जामिया हिकमत अमली तैयार करती, चैम्बर्स में जाके बात करती, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। चले बिलाशुबा मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त सफ़र में हैं, आपने बताया था, लेकिन उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला पीटीवी न्यूज़ के लिए। और अच्छी बात है कई समीना उन्होंने कि अगर दोनों तरफ से चूंकि शिकायत थे, अगर कोई मुश्तरका हिकमत लेकिन एक कोशिश की गई, लेकिन उसमें हमने देखा कि वो नताइज सामने नहीं आ सके। इस वक्त अपने नाज़रीन को एक फौरी खबर की तरफ लेकर चलेंगे। टोबा टेक्सिंग में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पिछले चंद दिनों में मैंने अल खिदमत फाउंडेशन टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का इफ्ताह किया, मैंने अबवा का आज मॉर्निंग किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने। तो मैं इन 3 लेबॉर्ट्रीज़ का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इन तीनों लेबॉर्ट्रीज़ ने मुझसे ये वादा किया है कि ये आम हालात में जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं तो 8,000 रुपया आपको कास्ट होती है, लेकिन इन लेबॉर्ट्रीज़ में 4,000 रुपये में टेस्ट होगा। और उसके बाद जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, जो गरीब लोग हैं, उनका इंशाल्लाह मुफ्त वहाँ पर लेबॉर्ट्री टेस्ट जो है होगा। उसके साथ साथ ही उन्होंने फैसलाबाद के लिए खुर्रम साहब ने, खुर्रम इफ्तिखार ने कोई 1 लाख के करीब मास्क जो हैं वो डोनेट किए। उसके बाद PPE डोनेट की, N95 डोनेट किए। तो माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ हुकूमत अपनी भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि जो डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइन पे हमारी कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में पेश है, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है उनको यकीनी बनाना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। क्योंकि अगर वो सेहतमंद होंगे तो फिर ही वो इस कोरोना का मुकाबला जो है वो कर सकेंगे, और वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में ढालकर हमारी ज़िंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ ही मैं मुखय्यर हजरात का, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का, मैन्युफैक्चरर्स का भी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने करोड़ों, 50 करोड़ से ज़्यादा वर्थ का सैनिटाइजर्स, मास्क, ये ग्लव्स, ये गोगल्स, ये PPE, वेंटिलेटर्स लोगों ने डोनेट किए हैं। जो कि मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ पर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, तहसील के अस्पताल हैं, उनमें वो जो इक्विपमेंट हैं पर्सनल प्रोटेक्शन के वो दूँ। आज भी मैंने डिप्टी कमिश्नर साहबा से पूछा था कि जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है तो इंशाअल्लाह हम गवर्नर हाउस से आपको वो चीज़ें जो हैं यहाँ पर मुहैया जो है वो करेंगे। उसके बाद मेरा गोजरा जाना था। आपको मालूम है कि बलाल साहब की वालदा फौत हो गई थी, वहाँ फातिहा पड़ी, और वहाँ भी चूँकि वो MPA हैं, वहाँ पर हम कोई राशन तकसीम नहीं कर सके थे। तो वहाँ पर भी मैंने अनाउंस किया कि 1,000 राशन जो है वो गोजरा के मुस्तहिक लोगों के लिए हम वहाँ पर सरवर फाउंडेशन जो है वो तकसीम करेगी। उसके बाद हम कमालिया में गए, क्योंकि रियाज फतियाना साहब बहुत सेंसिटिव हैं, और बहुत से लोग जब कमालिया और पीर महल की बात होती है तो सेंसिटिव होते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सोनिया, अली रज़ा भी, फतियाना साहब भी और मैं भी जितनी कमालिया से मोहब्बत करते हैं उतनी पीर महल से करते हैं। हमारे नज़दीक दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और जो फतियाना साहब ने फरमाया है कि सब कैंपस जो है उसमें एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि एक पॉलिसी बन रही है कि क्या यूनिवर्सिटीज़ अपने सब कैंपस जो हैं बना सकती हैं या नहीं, वरना इंशाअल्लाह। लेकिन फिर भी मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि 2 सब कैंपस, एक पीर महल में और एक कमालिया में, इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को ये सब कैंपस जो हैं यहाँ पर इंशाअल्लाह दें। पीर महल के सब कैंपस के बारे में बात भी जो है UET से हो चुकी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी हो चुकी है, और अब मैं फतियाना साहब इंशाअल्लाह कमालिया की भी वापस जाके PND डिपार्टमेंट से बात करूंगा, क्योंकि तालीम जो है मैं समझता हूं कि इस पे हमें सबसे पहले जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि एक तो हुकूमत ने, आपको ये भी मालूम है कि 12,000 फ़ी ख़ानदान, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो हमारा प्रोग्राम है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दिया कि 1 करोड़ 20 लाख फैमिलीज़ को 12,000 रुपया फ़ी फैमिली दिया गया है, ताकि वो इस मुश्किल वक्त में उनका जो चूल्हा है वो चलता रहे।
क्योंकि वो लोग बेरोज़गार हो गए थे। उनके पास वो बेचारे डेली मेहनत करते थे, रोज़ी कमाते थे, रात को अपना राशन खरीदते थे और दिन का खाना जो है उनका चलता था, खुराक चलती थी। तो लेकिन अब वो चूँकि बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, हुकूमत ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह कोशिश की कि सियासत से बालातर होकर हम जो गरीब और मुस्तहिक लोगों हैं उनको ये पैसे जो हैं वो पहुंचाए जाए। उसके बाद आपको मालूम है कि हुकूमत अकेले जो है इन तमाम जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में या जितने मसाइल हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हुकूमत उन वसाइल के साथ जो है इस गुर्बत का जो ख़ात्मा है या गुर्बत का मुकाबला कर सके। तो उसके लिए मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैंने 2013 में पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के नाम से एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसमें हमारी 65 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं हमारी मेंबर हैं। और हमने एक मीटिंग की, यूं ही कोरोना वायरस की इशू हुआ, तो हमने उस वक्त सब दोस्तों ने मिलकर टारगेट किया कि हम 1 लाख राशन जो है गरीब और मुस्तहिक लोगों में पंजाब में तकसीम करेंगे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से और NGOs के तावन से कल मैं कैलकुलेशन कर रहा था, तो जो हमारे टॉप 15 NGOs हैं, हम 8 लाख राशन पंजाब के लोगों में तकसीम कर चुके हैं। और उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे NGOs हैं, अगर हम उनको शामिल करेंगे तो हमारा टारगेट है कि ईद तक अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह हम 10 लाख लोगों को, फैमिलीज़ को इंशाअल्लाह राशन तकसीम करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है मुखय्यर हजरात की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। देखिए, मैं एक तो आपका सवाल का जवाब देने से पहले अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं, हमारे DPO साहब हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि माशाल्लाह कोरोना क्राइसिस के दौरान उन्होंने सही लीडरशिप जो है दिखाई है और बहुत अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं। तो जहाँ तक बिल्कुल आपका सवाल जो है बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत से लोग ये समझते हैं क्योंकि हमने मसाजिद में जुमा की नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी है, तरावी जो है SOPs के तहत इजाज़त दे दी है, हमने लॉकडाउन में नरमी कर दी है, तो शायद कोरोना की वबा ख़त्म हो गई है या हमने कोरोना को कंटेन कर लिया। तो मेरे भाइयों बहनों, ये बात दुरुस्त नहीं है। हम बहुत बड़े मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के, और ये वबा अभी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारी टेस्ट करने की कैपेसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारे लोग जितनी तादाद में कोरोना पॉजिटिव हैं उतनी तादाद में उनकी तशखीस नहीं हो रही है। तो मेरी आवाम से पुरजोर ये अपील है, गुजारिश है कि खुदा के लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन है इसको सीरियस लें, अपने घरों में बैठें, एहतियाती तदाबीर जो हैं इख्तियार करें, और यही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को भी महफूज कर सकते हैं, आप अपने घर वालों को भी महफूज कर सकते हैं और पाकिस्तान के लोगों को भी महफूज कर सकते हैं। अपोजिशन का कहना है कि कोरोना में जो नरमी आई है लॉकडाउन में, इसी वजह से कोरोना रोजगार ज़्यादा फैल रहा है, क्या हुकूमत दोबारा लॉकडाउन लगा सकती है? देखिए, मैं अर्ज करूं, मेरी एक तो ये गुजारिश है कि चूँकि मैं तो इस चीज़ पे बिलीव करता हूं कि ये एक बहुत मुश्किल टाइम है, तमाम सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को, सिविल सोसाइटी को, हम सब को इकट्ठे मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करना है। और अपोजिशन से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपके पास अच्छी प्रपोज़ल है कि हम किस तरीके से इसको मोर इफेक्टिव तरीके से डील कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह हम आपकी प्रपोज़ल जो है, आप जो हमें मशवरा देंगे, आपके मशवरे पे हम अमल करेंगे। जो अच्छा मशवरा कहीं से भी आएगा, हुकूमत उस पर अमल करेगी। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि चूँकि टोबा टेक्सिंग मेरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोगों से ज़ाहिर है कि एक मोहब्बत है, प्यार है, और इस्लाम भी हमें सिखाता है कि जब आपने चार्टी करनी है तो चार्टी शुड बिगन फ्रॉम द हाउस। तो मुझे ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमने माशाल्लाह सरवर फाउंडेशन ने 20,000 राशन पैक जो हैं सिर्फ टोबा टेक्सिंग में जो है वो तकसीम किए हैं।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ओवरटेक सिंह ने तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी भरपूर तरीके से कोशिश कर रही है कि तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत की ये अव्वलीन तरजीह है। और उन्होंने ये भी कहा कि गरीब अफराद का कोरोना टेस्ट मुफ्त किया जाएगा। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारी ट्रांसमिशन के साथ। हमारे साथ रहिए। दोस्तों से मिलने जाना है, घूमने जाना है। बोर हो रहे हो? जाओ जाओ। अरे जाओ ना। और वापसी में अपने साथ कोरोना वायरस कर लिया। कुछ नहीं होगा। और हो गया तो अपने माँ बाप को जानलेवा वायरस दिया तुमने। तुमने 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 दिया। अपने बहन भाइयों की, बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल दी तुमने। क्या इरादा है भाई? क्या करना चाह रहे हो? बाहर जंग हो रही है। जंग। सिपाही तुम हो, मोर्चा तुम्हारा घर है। और एहतियात एहतियात तुम्हारा असर। चलो फिर इस सोए हुए जज्बे को जगाते हैं। हम लोग नहीं, एक कौम बन जाते हैं। उसी जज्बे जिसे हौसला हारना नहीं आता और उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं आता। बाहर सिर्फ जरूरत के तहत निकलना है। घर बैठ के लड़ना और हाथ धो के पीछे पड़ना है। दूर रह के भी यकजा है। यकीन है जिसे वो ईमान है। यकजहती में सबसे ऊपर है पाकिस्तान। मुश्किल में भी सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान। सुपर है पाकिस्तान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाज़रीन आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहेंगे। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि हुकूमत और अपोजिशन, विफाक और सूबों के दरमियान जो गलत फहमियाँ या फिर कुछ मिसकंसेप्शंस थे उनको ख़त्म करने के लिए ख़ासतौर पर कोरोना वायरस की सूरत हाल को लेकर पिछले दिनों हमने देखा कि कौमी असम्बली के इजलास भी हुए, सेनेट के इजलास भी हुए। इसी वाले से हम हमारे साथ मेहमान भी मौजूद थे, बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज साहब, उनसे भी हमने गुफ्तगू की। और कुछ देर पहले जिस तरह से अभी हमने आपके साथ एक लाइव कट भी शेयर किया था गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का और इम्तियाज साहब, हमने देखा कि इसमें भी उन्होंने एक बार फिर आवाम से यही अपील की कि लॉकडाउन में जो नरमी की गई है इसका मतलब हरगिज मतलब ये नहीं है कि कोरोना वायरस की वबा खत्म हो गई है, बल्कि केसेस में इजाफा भी हो सकता है और इजाफा हो भी रहा है, ये देखने में भी आ रहा है। और अगर दुनिया की बात अगर हम कर लें इम्तियाज साहब, तो दुनिया भर में भी 40 लाख से जायद मुतासरीन की तादाद हो चुकी है और अमरीका में एक बार फिर से डेथ टोल में इजाफा देखने में आ रहा है और रूस भी इससे इस वबा से मुतासिर हो रहा है। 10,000 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जहां पर केसेस में इजाफा हो रहा है हम देख रहे हैं कि अब दुनिया में भी लॉकडाउन में कदरे नरमी आना शुरू हो गई है। अमेरिका में भी नरमी आई है। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड ने जब इस वबा का सामना करना पड़ा तो वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन पर चले गए थे, लेकिन अब हमने देखा कि न्यूजीलैंड में भी इम्तियाज साहब कुछ लॉकडाउन में कुछ सेक्टर्स में नरमी आई है। बिलाशुबा न्यूजीलैंड तो पहला मुल्क था जहाँ पे फौरन ही लेवल 4 का लॉकडाउन हो गया था। वहाँ एक्चुअली बहुत एक निडर, बेबाक और बड़ी ज़हीन वज़ीर आज़म है जसिंदा आर्डर्न, और आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल मार्च में क्राइस्ट चर्च में एक दहशतगर्दी का वाक़या भी हुआ था जिसमें कई दर्जन लोग एक शख्स ने हलाक कर दिए थे। और दिलचस्प बात ये थी कि जब जिस पार्लियामेंट में ये मामला ज़ेर बहस आया न्यूजीलैंड की, तो वहाँ वज़ीर आज़म ने ऐसे अल्फाज कहे कि जिस पे दुनिया बिल्कुल दंग रह गई। उन्होंने कहा कि एक शख्स ने दहशतगर्दी का वाक़या किया और उसकी वजह से वो शोहरत हासिल करना चाहता था, लेकिन मैं आप सबको बता रही हूँ कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लूँगी और ना ही इस पार्लियामेंट में ना ही ज़रा इब्लाग में उस शख्स का नाम लिया जाएगा, क्योंकि हम उसे कोई नाम नहीं देना चाहते सिवाय इसके कि वो एक जानवर की तरह उसने मासूम लोगों का कत्ले आम किया। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि न्यूजीलैंड की सूरत हाल का कुछ अपडेट लें। वहाँ पे हमारे साथ आसिम मुख्तार साहब हैं, ऑकलैंड में मुकीम हैं, बड़े अरसे बड़े सरगर्म पाकिस्तानी हैं वहाँ पे और इसकी खिदमात का एतराफ़ भी किया था न्यूजीलैंड की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल। तो आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको हमने बहुत इंतज़ार करवाया है। अब लाइव प्रोग्राम के दौरान इस नौयत के वाक़यात होते रहते, कोई ना कोई बड़ी शख्सियत ख़िताब करती है तो हमें फिर आप जैसे लोगों को इंतज़ार करवाना पड़ता है। लेकिन ये बताइए कि लेवल 4 के लॉकडाउन के बाद अब 2-3 दिन
हो गए हैं, क्या देख रहे हैं सड़कों पे, क्या नज़र आ रहा है और आपको क्या महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन तक आप भी एक लिहाज से घर में महबूस रहे। बिल्कुल, पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँगा तमाम सुनने वालों को। उसके बाद मैं न्यूजीलैंड की जो करंट सूरत हाल है उसके बारे में बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 दिनों में पूरे न्यूजीलैंड में सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ है और पिछले 4 दिनों में कंसिस्टेंटली जो है वो 000 केसेस हो रहे हैं। और इस टाइम जो एक्टिव केसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ 49 केसेस रह गए हैं न्यूजीलैंड के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि न्यूजीलैंड इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुका हुआ है। यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने लेवल 4 से कुछ 2 हफ्ते पहले लेवल 3 के ऊपर लेकर आए थे लेवल 3, और 2 दिन पहले जो है इन्होंने लेवल 2 के ऊपर लेकर आए। और लेवल 2 के ऊपर का मतलब ये है कि तमाम शॉपिंग मॉल्स खुल चुके हुए हैं, बार्बर शॉप्स खुल चुकी हुई हैं, ब्यूटी शॉप्स खुल चुकी हैं, उसके अलावा कपड़ों की दुकानें और खाने पीने की दुकानें और उसके अलावा जो रेस्टोरेंट्स हैं वो खुल चुके हुए हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को खोलने के साथ साथ एक बड़ा ही क्लियर पैगाम है, क्लियर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो दिए गए हैं कि किस तरीके से आप इन तमाम सर्विसेज का हसूल कर सकते हैं और जिस वक्त आप अपने किसी भी दुकान के अंदर, किसी भी के अंदर जाएंगे तो आपने क्या क्या प्रोटोकॉल जो है उनको फॉलो करना है। तो इस हवाले से न्यूजीलैंड ऑब्वियसली पहला मुल्क है कि जिसने कहा जा सकता है कि कोरोना को शिकस्त दे दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये लगता है कि लेवल 2 भी अब जो है इसके अंदर सिर्फ एक जो चीज कमी है वो ये कि 10 लोगों की गैदरिंग मैक्सिमम अलाउ की गई है। 10 से ज्यादा जो है वो अलाउ नहीं है, ना ही वो मसाजिद में, ना ही वो चर्चेज में, और इसके अलावा भी कहीं पे भी जो पब्लिक गैदरिंग्स हैं वो 10 लोगों से ज्यादा नहीं होंगी। अगर आप किसी शॉप के अंदर भी जाते हैं तो एट अ टाइम 10 लोग के अंदर, बड़ी शॉप के अंदर जा सकते हैं और छोटी शॉप तो 2 लोग एक वक्त में जा सकते हैं। ठीक, आसिम लेकिन लेवल आसिम साहब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि अब एसओपीज के साथ जो है वो लेवल 2 पर हैं और बहुत सारी जो चीजें हैं वो खुल गई हैं, कारोबारी जिंदगी, मामूलात जिंदगी, शॉपिंग मॉल्स। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पर आम आवाम का कॉपरेशन कैसा देखने में आ रहा है, क्योंकि लेवल 4 का लॉकडाउन एक घर में बिल्कुल कैद हो जाने की बात है, उसके बाद जब आप लेवल 2 पर आते हैं तो क्या वहां पर लोग बदएहतियाती करते हैं? क्योंकि हम इस तरह के मसाइल पाकिस्तान में देख रहे हैं कि अब जब थोड़ी सी नरमी हुई है तो लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। वहां पर क्या सूरत हाल है, कॉपरेशन कैसा है आवाम की तरफ से? देखिए, जो एक अच्छी चीज ये है कि हाई नंबर मेजॉरिटी जो है वो कोऑपरेट कर रही है, अंडरस्टैंड करती है। ऑब्वियसली लिटरेसी रेट हाई है, उसके अलावा यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को और एसओपीज को फॉलो किया जाता है। अवाम जो है, इवन अगर हम कहें कि अनएजुकेटेड अवाम है, वो उनको भी पता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा। अगर नहीं फॉलो किया जाएगा तो उनकी रिप्रिकॉशंस हैं, कोई पेनल्टीज हो सकती हैं। तो इस वजह से लोगों ने बहुत हद तक फॉलो करते हैं। कुछ एक दो जगह पे इक्का दुक्का वाकयात ऐसे नजर आते हैं कि जहाँ पे लोगों ने घर के अंदर पार्टीज बुला ली हैं या वीकेंड नाइट्स के ऊपर जो है वो गैदरिंग्स की हैं, लेकिन वो बहुत कम है। तो ओवरऑल जो देखा जा रहा है कि वो तमाम एसओपीज लोग फॉलो कर रहे हैं, घर से मास्क लगा के निकलते हैं, हैंड सैनिटाइजर हर जगह के ऊपर अवेलेबल है। उसके अलावा टेम्परेचर जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। शॉप्स के अंदर जाने से पहले आप या तो वो मैनुअली आप साइन करते हैं या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी उस शॉप के अंदर जाने का बता देते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर कोई कोविड-19 का मसला आता है तो वो तमाम ट्रेस किया जाए कि उस वक्त में आप कहाँ कहाँ गए हैं और उस वक्त में उस इलाके में या उस शॉप के अंदर कौन कौन लोग थे। जो टर्म है स्मार्ट लॉकडाउन की, यहाँ पे इस वक्त हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ है। और स्मार्ट लॉकडाउन से मुराद ये नहीं है कि आप आराम से आए, इससे मतलब ये है कि ट्रेसिंग इतनी इफेक्टिव है कि हमारी गवर्नमेंट ये जान सकती है विद इन नो टाइम कि कौन कौन बंदा किस किस के साथ कांटेक्ट में आया पिछले 14 दिन के अंदर। तो ये यही वजह है कि जिसकी वजह से हमने न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस को इस वक्त तो यही लग रहा है कि हमने इसको शिकस्त दे दी है। और लॉकडाउन 2 के हवाले से जो अगर आप बात करते हैं तो उसमें लोगों को ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ सर्दियां आ रही हैं, लोगों ने सर्दियों के कपड़े खरीदने थे, हीटर्स वगैरह खरीदने थे। उसके अलावा लोगों के बाल बड़े हुए थे, शेव बनवानी थी, कुछ बच्चों के चीजें थी। तो लॉकडाउन के अंदर ये हुआ कि वो दुकानें जब खुली हैं तो लोगों का रश जरूर हुआ है, लेकिन वो रश भी अगर आप देखें तो ये नहीं है कि तमाम लोग एक दफा से दुकान के अंदर चले गए। वहां पे भी 2 मीटर का डिस्टेंस लाजमी बरकरार रखा गया है और 2-2, 3-3 करके तादाद में, इवन तो नंबर्स हाई हैं, लेकिन लोग 1-1 घंटा, 1.5 घंटा बाहर दुकान के वेट करते हैं। बार्बर शॉप के बाहर भी वेट हो रहा है और कंप्यूटर शॉप के बाहर भी वेट हो रहा है और बहुत सारी जितनी भी
के बाहर दुकान के पेट होता है until unless it is a very very big warehouse जहाँ पे आप 10 से 12 लोगों को बिल्कुल इकट्ठा जी, जाने बड़ी कामयाबी है ये न्यूजीलैंड की। एक प्रेसिडेंट सेट किया है चाइना के बाद न्यूजीलैंड ने कि वहां पर अब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लेवल 2 पर आने के बाद 1 या 2 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं 0 और मैक्सिमम जो हैं वो 49 के करीब रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आसिम मुख्तार साहब, ऑकलैंड से आप हमारे साथ मौजूद थे, न्यूजीलैंड की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे। तो इम्तियाज साहब, अगेन यही मैसेज आता है कि अगर हम इन SOPs को फॉलो करेंगे तो ही हम इस वबा को शिकस्त दे सकेंगे। जी, इसके बगैर तो मुमकिन नहीं है। जब तक ये कोई टीम वर्क है जिसको कहा जाता है कि हुकूमत ने अपना काम करना है, आवाम ने जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने अपना फ़र्ज़ अंजाम देना है। और उसमें मेरा ख्याल है, चूँकि न्यूजीलैंड की हमने मिसाल सुनी, अब यूरोप चलते हैं। स्पेन जहाँ पे बहुत खौफनाक सूरत हाल रही, वहाँ पे डॉक्टर्स भी मुतासर हुए, नर्सें भी मुतासर हुई, और वहाँ पे कुछ दिन पहले तक हर 10 लाख में से 584 अफराद जाँ भाग हुए कोरोना की वजह से। तो इसीलिए हमने आज बार्सिलोना में एक पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, विसाल खान साहब, यूट्यूबर भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, बहुत सरगर्म हैं। तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि इतनी शदीद क्रिटिकल सूरत हाल से निकलने के बाद लॉकडाउन में वहाँ पे भी कमी हुई है स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में, तो ताज़ा तरीन अब सूरत हाल क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ स्पेन में तो सबको पता है दूसरे नंबर पर था। तकरीबन 2 महीनों से 2,30,000 केसेस यहाँ पे रजिस्टर हुए, 27,000 अमवात हुए। लेकिन यहाँ पर लोगों ने हुकूमत का बहुत साथ दिया और एहतियात बहुत ज़्यादा किया, गैर ज़रूरी कोई भी बाहर नहीं गया। और जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उस टाइम से मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह यहाँ पे थोड़ा बहुत खुला था, मतलब वर्कर्स, फैक्ट्रियाँ वगैरह जितने भी वो काम के लिए जाते रहते थे। ये 2 महीने जितने भी यहाँ के शहरी है उन लोगों ने हुकूमत का साथ दिया, वो घरों में रहे, तो इसलिए केसेस इतने कम हुए। मतलब कल का तादाद जो आपको बताऊं, 138 अफवाद जो है ना यहाँ पे लोग मरे। इससे पहले हर रोज मिनिमम 800, 1000, 1100 लोग मरते थे। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन पिछले 15 दिनों से जो है ना वो इन लोगों ने खुला हुआ है। मतलब बच्चों के लिए टाइम दिया है 2 से 4, इस तरह एक्सरसाइज के लिए रात 8 बजे से 11 बजे तक लोग निकल सकते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ 1 मीटर का फासला रखते हुए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह जितने भी छोटे बिजनेस है, दुकानें वगैरह जितने भी है, उन लोगों ने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट देना स्टार्ट किए हैं ताकि रश ना हो। आपका अपॉइंटमेंट, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप उसी टाइम पे जा सकते हो, तो इस तरह रश नहीं होगा। दूसरी बात, आज से जितने भी फ्लाइट्स वो खोल लिए गई है, और इसके बाद जितने भी लोग आएंगे उनको ये हिदायत जारी किया गया है कि आप लोगों ने खुद 15 दिन के लिए घर में जो है ना क्वारंटाइन इख्तियार करना है, क्योंकि हुकूमत, कोई भी हुकूमत इतना ज़्यादा क्वारंटीना नहीं बना सकती। तो इसलिए स्पेन के जो गवर्नमेंट है इन लोगों ने भी जो है ना आवाम को हिदायत की कि आप अगर फ्लाइट में किसी भी यूरोप से बाहर किसी भी ममालिक से अगर आते हो तो आपने जो है ना घर में 14-15 दिन रहना होगा। सबसे ज़्यादा जी विसाल खान साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब लॉकडाउन में नरमी है और लोग बाहर भी जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को मैनेज भी कर रहे हैं, और लेकिन अभी भी वहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि 138 संवाद हो रही हैं, केसेस के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगी कि यौमिया केसेस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं? क्या उसमें भी कमी आ रही है या अभी उसमें खातिर ख्वाह उस तरह से कमी नहीं आई? जी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई हुई है। पहले तकरीबन आए रोज़ 5 से 6 हज़ार, मतलब मिनिमम 3000 केसेस वगैरह रजिस्टर होते थे। आजकल मतलब कल तकरीबन 800, 850 केसेस रजिस्टर हुए हैं। और इसके बाद हुकूमत ने तकरीबन 10 दिन पहले ऐलान किया था कि लॉकडाउन फेसेस में खोला जाएगा, फेज 0, फेज 1, 2, 3, 4 तक। तो कल यहाँ मंडे से जो है ना परसों मंडे से 0 से हमने 1 पे जाना था, लेकिन केसेस थोड़ा ज्यादा है तो हुकूमत ने कहा कि हम 1 पर नहीं जाएंगे, हम 0 पर ही रहेंगे। तो इस तरह ये लॉकडाउन में देखते रहते हैं कि मतलब अगर
केसेस ज़्यादा होते हैं या अमवात ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने फैसले भी जो है ना उसके हिसाब से तब्दील करते हैं, क्योंकि ये काम इसमें हुकूमत का कोई फ़ायदा वगैरह नहीं है, ये सब आवाम के लिए हो रहा है। तो आवाम भी यहाँ के जितने भी लोग हैं हुकूमत पे वो जो है ना लाजमी जो है ना वो क्रिकेटिज्म जो है ना वो करते रहते हैं, लेकिन उनका साथ भी बहुत देते हैं कि अगर जिस तरह वो कहे कि अगर घर में रहना है बाहर नहीं जाना, तो लोग जो है ना काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। बिलाशुबा बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं विशाल कि ये लोगों के अपने मफाद में है, इसीलिए वो हुकूमती इक़दामात के साथ अहकामात के साथ ताउन भी कर रहे हैं। अब हमें बताया गया कि हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हो रहा है और बस अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी में आपकी आफ़ियत है, इसी में बल्कि बाकी मुआशरे की आफ़ियत है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर मास्क पहनेंगे इसका मतलब है आप दूसरों को बचा रहे हैं। इसमें सिर्फ आपकी अपनी खैरियत नहीं है बल्कि दूसरों की खैरियत इसमें मुज़मिर है। मुझे और समीना को इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।